हाँ तो बच्चों, पिछले टर्म पे हम लोग पढ़ रहे थे सतत आवेश वितरण, और सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर बल, उसका डेरिवेशन हम लोगों ने देखा था। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। गॉस की प्रमेय क्या कहता है? कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 के गुना होता है। यहाँ पे जो के है यह माध्यम का परावर्तितांक है, जिसको आप पढ़ चुके हैं। तो कैसे इसको कैसे समझाया जाता है? समझाने का मतलब ये है कि यदि कोई पृष्ठ, मान लीजिए किसी पृष्ठ की कल्पना कीजिए आप कि कोई पृष्ठ इस प्रकार का है, इस तरीके से है, और यहाँ पर कोई आवेश प्लस क्यू रखा है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं इधर भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी। ये चारों दिशाओं में वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। या मानिए, तो अभी यहां मत मानिए, यहां माना जाएगा, माना तो इसे सब जगह जाएगा। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि यह 3 डायमेंशनल आकृति है, या कोई, ये देखने में तो आम जैसा लग रहा है, उस जैसे आकृति का है 3 डायमेंशनल। इसके अंदर कोई आवेश रखा गया है। इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र चारों दिशाओं में प्रसारित होगा, निकलेगा, या वैद्युत बल रेखाएं चारों दिशाओं में निकलेंगी। क्योंकि ये बाहरी पृष्ठ से होकर गुजर रही हैं, इसलिए बाहरी पृष्ठ से कुछ वैद्युत फ्लक्स परिबद्ध होगा या वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो गॉस ने बताया कि इस आवेश Q में और φe में क्या संबंध होता है। Q और φe में संबंध क्या होता है? गॉस ने ये बताया कि इस एक किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना कर लीजिए। कोई एक आवेश है और किसी पृष्ठ के अंदर वह बंद है, पृष्ठ के बाहर नहीं और पृष्ठ पर नहीं लिया जाता है। पृष्ठ के अंदर कोई आवेश बंद है, तो इस पूरे पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स जो है Q/ε0 की, जहां के इसके माध्यम का अगल बगल का जो है ये परावर्तितांक को उस परावर्तितांक में रखा गया है। यदि हम चारों तरफ के एरिया को एयर मान लेंगे तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो φ = Q/ε0। कैसे? तो क्या है कि ये φe तथा Q के बीच रिलेशन स्थापित किया गॉस ने। कैसे इसका डेरिवेशन करते हैं, आइए देखते हैं इसको कैसे डिराइव किया जाता है। यहां पर उपपत्ति, इसके उत्पत्ति करने से पहले, इसको बताने से पहले, इसको प्रूफ करने से पहले हम आपको 2-3 चीजें बताए हैं, उसको क्विक बहुत जल्दी से हम आपको याद दिला दें कि यदि कोई पृष्ठ गोलीय है और गोलीय पृष्ठ पर एक छोटी सी एरिया, कोई सपोज दैट ds है, यह अपने केंद्र पर d ω सॉलिड एंगल सबटेंड कर रही है, बना रही है, और इसकी रेडियस r है, तो d ω होता है ds/r²। यदि यही एरिया कुछ इस प्रकार की है, ये कुछ, और सपोज दैट कुछ कोई एरिया इस तरह से है, ये ds है और यह एंगल, तो इसका प्रोजेक्शन इस पर लेते हैं, प्रक्षेप लेते हैं इस एरिया, ये ds एरिया है, और यहां पर एरिया की डायरेक्शन जो होगी, एरिया की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर, इसको दिखलाएंगे वेक्टर ds, लेकिन एरिया हमारी ये है और ये इसकी डायरेक्शन है। यहां पर जो है यह एरिया ds है, इसकी डायरेक्शन कुछ इस दिशा में होगी, ये ds। लेकिन हम क्या करते हैं कि अगर यह एंगल d ω होता है तो इस एरिया का प्रोजेक्शन इस पर लेते हैं,
प्रक्षेप जब लेंगे, अगर यह ds है, इन दोनों के बीच का कोण थीटा है, तो ये हो जाएगा ds cos थीटा। तो यहां पर हो जाएगा d ओमेगा इज इक्वल टू ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये याद रखने की चीज है। अभी इस सब का एप्लीकेशन इसके डेरिवेशन में आएगा। इसके बाद क्या होता है, एक और भी मैंने बताया था, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स का मतलब किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप ही उसका वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। और वैद्युत फ्लक्स दिया जाता है फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस, या ऐसे लिखा जा सकता है इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा, जहां कॉस थीटा जो है, जहां थीटा, ये जो थीटा है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर डी एस, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर डी एस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो अभी इन दोनों के बीच के कोण, तो एक फार्मूला ये काम करता है। इन तीनों की आवश्यकता डेरिवेशन के समय पड़ेगी। तो आइए हम उसको देखते हैं कैसे। इस आवेश Q को यहां पर जहां आवेश रखा रहता है उसको चारों तरफ एक पृष्ठ से बद्ध कर देते हैं। तो ये जो पृष्ठ होता है, इस पृष्ठ को गासीय पृष्ठ या गासियन पृष्ठ, जो कुछ कह लीजिए, कहा जाता है। पृष्ठ ऊपर न लिख करके हम नीचे लिखते तो और अच्छा होता। ये है आपका गासीय पृष्ठ। गासीय पृष्ठ, इस गासीय पृष्ठ पर कोई पॉइंट P लेते हैं और इस पॉइंट P के चारों तरफ एक एरिया एलिमेंट या सूक्ष्म क्षेत्रफल लेते हैं ds, ये लेते हैं ds है। अब यहां से ये जो पॉइंट P है, यहां से इसको मिलाते हैं। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर या वैद्युत क्षेत्र सदिश बाहर की तरफ होगा, और ये जो एरिया ds है, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, इसके परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी। आपको बताया जा चुका है किसी एरिया की डायरेक्शन कैसे होगी। और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो इसको हमने थीटा मान लिया। अब क्या करते हैं, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण सूक्ष्म पृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्रफल या सूक्ष्म पृष्ठ ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यहां पर लिखेंगे d फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट ds। तो E डॉट ds आप जानते हैं, ये हो जाएगा E ds cos थीटा, जहां थीटा
ये ds एरिया है, तो ये वेक्टर s है, ये वेक्टर ds मान लीजिए, s नहीं वेक्टर ds, एरिया ds है तो वेक्टर ds ऊपर की तरफ होगा, जहां थीटा जो है इन दोनों वेक्टर ds तथा वेक्टर e के बीच का कोण है। अब क्या करते हैं, डी फाई ई यदि हमने कैलकुलेट कर लिया, अतः संपूर्ण पृष्ठ के का इसी एरिया को बढ़ा देंगे तो ये पूरा का पूरा पृष्ठ कवर हो जाएगा। अतः संपूर्ण पृष्ठ के कारण, संपूर्ण पृष्ठ के कारण, संपूर्ण पृष्ठ के कारण नहीं, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला पूरा पृष्ठ, हम इसको मानेंगे पृष्ठीय उसका एरिया मानेंगे S। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल फॉर द क्लोज्ड, यहां क्लोज्ड इंटरवल लिखते हैं, फॉर द होल सरफेस यस लिखा गया है, और ये लिखा जाएगा डी फाई ई। इस पूरे क्लोज्ड सरफेस के लिए ये जो यहाँ पर चुनमा जो संरचना बनाई जाती है, इसका मतलब होता है क्लोज्ड सरफेस। अगर यहाँ वी लिख दिया जाता तो फॉर द क्लोज्ड वॉल्यूम हो जाता, लेकिन यहाँ पर एस लिखा हुआ है, इसका मतलब इस पूरे बंद पृष्ठ के लिए यहाँ पे एस इंटीग्रल डी फाई। अब इसका इंटीग्रल करेंगे तो इसका भी इंटीग्रल कर देंगे। तो कैसे इसको निकालेंगे, इसको निकालते समय हम यहाँ पर लिखेंगे फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। अगर यहां से बिंदु P तक की दूरी, या पॉइंट P है, ऊपर न लिख करके हम इसको नीचे लिखें, यहां से पॉइंट P तक का रेडियस r हो, दूरी r हो, तो यहां पर E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r स्क्वायर इंटू ds cos थीटा। अब ये Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम कॉमन ले लेंगे, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ds cos थीटा अपान r स्क्वायर। ये पूरे सरफेस के लिए है इंटीग्रल, तो ये ds cos थीटा अपान r स्क्वायर जो होता है फाई ई इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ds cos थीटा अपान r स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि पाई ई इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल डी ओमेगा। अभी मैंने बताया ये सॉलिड एंगल का फार्मूला है, और एक इसी फार्मूले का एक सूक्ष्म स्वरूप और भी लिख लेते हैं। अगर यह इंटीग्रल नहीं होता तो ये डी फाई ई होता, इंटीग्रल नहीं होता तो ये डी फाई ई होता, तो डी फाई ई इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। इसको आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा, अभी इससे सॉल्व करना है क्वेश्चन, उसको उसके लिए आप रखें। यहाँ पे इसके डेरिवेशन में यहाँ पे इम्पोर्टेंट है भी नहीं भी है, लेकिन ये है यहाँ। अब इंटीग्रल डी ओमेगा, ये जो डी ओमेगा एंगल यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ से जो वैद्युत बल रेखाएं इधर की तरफ निकलेंगी, और ये एंगल जो डी ओमेगा है यह पूरे सरफेस के लिए कितना होगा 4 पाई स्टेरेडियन आपको बताया गया है, तो ये हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, ये 4 पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। यही जो है गॉस की प्रमेय है, गॉस की प्रमेय यही कहता है। यहाँ तक तो आपकी गॉस की प्रमेय प्रूव हुआ। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं कि पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यदि कोई बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश प्लस Q है, तो उसके कारण
पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स जो होता है पॉजिटिव होता है। आप कहेंगे क्यों पॉजिटिव होता है, क्यों नहीं नेगेटिव होता है? तो इसका रीजन यह है, मान लीजिए यह कोई गोलीय सरफेस है और यह एरिया ds है, तो ds का जो वेक्टर होगा यह वेक्टर ds होगा, और यह क्योंकि प्लस आवेश है और यह इसी डायरेक्शन में है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसी डायरेक्शन में है, तो द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड एरिया वेक्टर ds, तो थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो फाई ई निकालेंगे या डी फाई ई निकालेंगे, डी फाई ई निकालेंगे तो ई डी एस कॉस 0 का द वैल्यू ऑफ कॉस 0 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ई डी एस, यहां पर हो जाएगा ई डी एस विच इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। लेकिन यदि यही चीज कुछ इस तरह से होती, ये निगेटिव चार्ज होता और निगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ आएंगी, चारों दिशाओं से अंदर की तरफ आएंगी, तो क्या होगा, यहाँ पर कोई स्मॉल एरिया मान लीजिए ds, तो इस ds की डायरेक्शन इस दिशा में होगी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड E की डायरेक्शन है इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ पर डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा -EDS। इसलिए यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर ऋणात्मक आवेश है तो उससे बद्ध फ्लक्स ऋणात्मक होगा, या वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही है किसी पृष्ठ के अंदर, तो उसके लिए वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा, और यदि किसी पृष्ठ से बाहर निकल रही है तो उसके लिए वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा। अब ये दोनों चीज आप सीख गए, इसके बाद आपको एक जानना जरूरी है एक फैक्ट कि क्या कोई बाहर वैद्युत आवेश, किसी बंद पृष्ठ के बाहर वैद्युत आवेश रख दिया जाए तो उससे वैद्युत फ्लक्स संबद्ध होगा कि नहीं होगा? इसका जवाब मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। अभी मैंने एक यहाँ पे फार्मूला लिखाया था, डी फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। यहाँ पर कोई सरफेस एरिया इस तरह से ले लीजिए, क्लोज्ड सरफेस एरिया, और इसके बाहर कोई आवेश प्लस क्यू रखिए। प्लस क्यू रखेंगे तो इस आवेश क्यू से कुछ इस तरह से मारिए, ये जो एंगल है, यह एंगल है सॉलिड एंगल जो है डी ओमेगा है। तो यहां से जो निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं होंगी कुछ इस तरह से होंगी। यहां से तो वैद्युत बल रेखाएं बाहर जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं अंदर आ रही हैं। यहाँ पर हम निकालेंगे डी फाई ई एट द सरफेस 1, मान लीजिए सरफेस 1 है और यह सरफेस 2 है। डी फाई एट द सरफेस 1 इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फार्मूला ये लगाएंगे, और ये डी ओमेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो यहाँ से बल रेखाएं निकल रही जा रही हैं, ये यहाँ पे डी ओमेगा एंगल सेपरेट करती हैं या बनाती हैं, तो ये डी ओमेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ जाती हैं, इसलिए इट विल बी टेकन एज नेगेटिव साइन। और यहाँ पर ये दूसरी एरिया है, तो डी फाई ई एट द पॉइंट 2 इज इक्वल टू प्लस, क्योंकि बाहर की तरफ निकल रही है, यहाँ आवेश Q है तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये डिस्टेंस नहीं आती इस फार्मूले में, और इनटू डी ओमेगा। तो इस तरीके से जब पूरा निकालेंगे टोटल फ्लक्स, तो दोनों को जोड़ेंगे, डी फाई ई एट द पॉइंट 1 प्लस डी फाई एट द सरफेस 1 प्लस डी फाई एट द सरफेस 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऐड करने के बाद आप पाएंगे कि डी फाई ई इज इक्वल टू डी फाई ई एट द सरफेस 1 प्लस डी फाई ई एट द सरफेस 2 एंड इट विल इक्वल टू 0। तो यह शून्य के बराबर होगा।
इस तरीके से गॉस की प्रमेय आप सीखे। आइए अब हम गॉस की प्रमेय के एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। गॉस के नियम के अनुप्रयोग। इस अनुप्रयोग में पहला हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट, इसके निकट किसी बहुत दूर नहीं, निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। आइए इसको हम देखते हैं। तो माना कि कोई अनंत लंबाई का यह तार है और इस पर आवेश का रेखीय आवेश घनत्व जो है लैम्डा है। ये रेखीय आवेश घनत्व का मतलब आप समझते होंगे कि इसके प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा लैम्डा है। लैम्डा कूलाम पर मीटर या पर सेंटीमीटर जो कुछ कहें। तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र, इसके किसी नियत पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो सपोज दैट कि यहाँ पर कोई इससे r डिस्टेंस पर आपको ज्ञात करना है। r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पर ज्ञात करना है। इस पॉइंट P से होकर जाते हुए, इस पॉइंट P से गुजरते हुए जितनी दूरी पर ये है उतनी ही दूरी पर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं या गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस तरीके से ये तो प्लस आवेश है इस पे, और इसके तीन सरफेस हो गए। एक सरफेस S1 मान लीजिए, S1 इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, ये सर्कुलर होगा। ये दूसरा सरफेस हो गया S2 इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, इसकी रेडियस r है इसलिए। और सपोज दैट इस बेलन की लंबाई, ये जो गॉसियन पृष्ठ है, ये जो है गॉसीय पृष्ठ, और ये पृष्ठ जो है इसको आप इसकी एरिया S3 मान सकते हैं। तो जो कर्व सरफेस एरिया होती है या जो वक्र पृष्ठ होता है बेलन का, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH होती है। लेकिन यहाँ पर इसकी लंबाई आप L मान लेंगे, ऊंचाई की जगह पर L का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई RL। ये तीन चीजें हैं। अब इसको आप गौर से समझने का प्रयास करेंगे कि इस बिंदु पर कोई स्मॉल एरिया DA लीजिए, तो यह DA नहीं DS, तो यहां पे DS की डायरेक्शन ये वेक्टर DS हो जाएगा। चूंकि सभी के सभी धन आवेश हैं, इसलिए इस धन आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर EBC डायरेक्शन में होगी। तो इस पृष्ठ पर कहीं भी, यहाँ चाहे ले या इधर ले, कहीं भी कोई एरिया ले लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर की तरफ होगी और DS की डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड कहा जाता है। क्षेत्रफल की दिशा जो है परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, लंबवत, उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ। तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यहां पर देखिए, यहां पर इस पृष्ठ पर हम इधर की तरफ बनाते हैं। इस पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यह है, लेकिन ये S2 की डायरेक्शन जो होगी, या इस पर कोई थोड़ी सी छोटी सी एरिया ले लेंगे तो इसकी डायरेक्शन जो हो जाएगा DS। यहाँ पर परपेंडिकुलर आउटवर्ड एरिया हमारी ऐसे है, तो इस एरिया पर लंब खींचेंगे बाहर की तरफ तो ऐसे जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर और ये, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ पर या यहाँ पर कहीं भी कोई छोटी सी एरिया ले लेंगे DS, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर की तरफ है और ये DS इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, इससे बद्ध संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। तो पहले तो हम ये ज्ञात करें कि इस गॉसीय पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश है। चित्रानुसार बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ के अंदर कुल आवेश
Q इज इक्वल एकांक लंबाई पर आवेश लेमडा है, तो L लंबाई पर आवेश कितना हो जाएगा? लेमडा इंटू L, लेमडा L। ये तो आवेश की मात्रा हो गई। अब क्या क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से फाई ई, इससे बद्ध संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कितना होता है? Q अपान एप्सिलॉन नॉट। मान लीजिए कि अगर वो मीडियम जो है वायु है, एयर है, तो एयर के लिए K इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए यहाँ से K हटा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q की वैल्यू हो जाएगी लेमडा L अपान एप्सिलॉन नॉट। ये फाई तीन दिशाओं, तीन पृष्ठीय क्षेत्रफल है या तीन पृष्ठ है, एक तो वक्राकार पृष्ठ है और एक ऊपर वाला समतल पृष्ठ है और एक नीचे वाला समतल पृष्ठ है। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है फाई इज इक्वल टू फाई ई एट द पॉइंट एट द सरफेस S1 प्लस फाई ई फॉर द सरफेस S2 प्लस फाई ई फॉर द सरफेस S3। ये तीनों यहां पर ये दोनों जीरो हो जाएंगे। क्यों जीरो होंगे? पता हो गया होगा आपको क्यों? इसलिए कि जब हम यहां पर ज्ञात करेंगे फाई ई एट द सरफेस S1 इज इक्वल टू ई डॉट या ई ds cos थीटा, ये थीटा होता है। यहां पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, ये देखिए, तो cos 90 इज इक्वल टू 0 होता है, इसलिए यदि फाई ई एट द पॉइंट S1 ये 0 हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे वाले पर थीटा की वैल्यू ये दोनों 0 हो गई, तो यहाँ पर फाई ई इन S3 फाई की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पर लिखेंगे फाई ई और संपूर्ण एरिया S cos 0 या E इंटू S3 cos 0। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का कोण वेक्टर ds और वेक्टर E के बीच का जो संपूर्ण कोण है, के बीच का जो कोण है वो थीटा इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू लेमडा L अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इसके बाद cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और S3 सरफेस एरिया ऑफ द कर्व सरफेस, या वक्र पृष्ठ है इस बेलन का, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है E और 2 पाई R L, यहीं पे कहीं लिखे होंगे S3 इज इक्वल टू 2 पाई R L। तो cos 0 की वैल्यू यहाँ 1 हो गई थी, तो ये हो जाएगा लेमडा L अपान एप्सिलॉन नॉट। इस L से यह L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका फार्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, अर्थात E इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा। इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी आवेश का पृष्ठ घनत्व जितना ही अधिक होगा, इसके नजदीक वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। दूसरा, E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान R, अर्थात ये रेडियस, ये दूरी, इससे हम जितनी ही अधिक दूरी पर चलते चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी घटती चली जाएगी। किस प्रकार घटती है उसका ग्राफ यदि हम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। यह इलेक्ट्रिक फील्ड है और यह रेडियस वेक्टर है, तो इस तरीके से जब हम बनाएंगे तो कुछ इस तरह से होते हुए जाएगा। ये आगे की तरफ जो जो रेडियस बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जा रहा है। तो ये रहा पहला एप्लीकेशन गॉस लॉ का। दूसरा एप्लीकेशन, अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो समतल चादर है यह अचालक प्लेट है, क्योंकि चालक प्लेट होने पर आवेश दोनों तरफ आ जाता है, इसलिए यहाँ पर ही माना जाएगा, जब अनंत विस्तार की बात की जाएगी आवेशित समतल चादर की, तो यहाँ पर ही माना जाएगा
कि उस समतल चादर के केवल एक ही तरफ आवेश है, दूसरे तरफ आवेश नहीं है। तो अनंत विस्तार का मतलब बिल्कुल अनंत नहीं होता है। ये मतलब एक ऐसी प्लेट, एक ऐसी समतल चादर जो लंबाई चौड़ाई में थोड़ी बड़ी हो, इसका मतलब ये होता है। और मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ी चादर है ये, और इस पर कुछ आवेश है, इस तरफ से प्लस आवेश, चादर के एक ही तरफ है, दोनों तरफ ये आवेश यहाँ पर नहीं है। इसीलिए अचालक प्लेट की विशेषता होती है जिस साइड में आवेश दिया जाएगा उसी तरफ ही केवल आवेश रहेगा। मान लीजिए कि इसकी टोटल सरफेस एरिया S है या अनंत विस्तार की है, तो भी S इज इक्वल टू भी इनफाइनाइट होगा, तो हम S नल लिख करके नहीं लिखेंगे तो भी हमारा काम चलेगा। अब हम क्या करते हैं, इसके कारण इस बिंदु P पर, यहाँ पर बिंदु P है मान लीजिए, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके लिए यहाँ से इसकी दूरी, यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस है ये R है, यहाँ पर एक इस तरह का बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। जितनी दूरी पर यह पॉइंट P है उतनी ही दूरी पर इसके पीछे अलग एक पॉइंट P डैश की कल्पना करते हैं, और पीछे इतनी ही दूरी पर ये इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ को हम बढ़ा देते हैं। तो यहां पर जो है पॉइंट P डैश, मान लीजिए कि यह एरिया DS है, तो यहां पर इसके बीच वाली ये एरिया भी DS ही होगी और यह एरिया भी DS ही होगी। लेकिन DS की डायरेक्शन यह होगी वेक्टर DS, और आप जानते हैं चूंकि इसके बीच में धन आवेश है, तो धन आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र E इस डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब ये है कि थीटा इज इक्वल टू 0 DS और वेक्टर E इन दोनों के बीच का, और उसी तरह से इधर भी वेक्टर DS इस डायरेक्शन में होगा, इसका वेक्टर DS इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E की भी डायरेक्शन इस दिशा में होगी। तो और मान लिया कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा है, पृष्ठ का आवेश घनत्व सिग्मा है, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, इसका मात्रक जो होता है कूलाम पर मीटर स्क्वायर। 12 मात्रक से मतलब नहीं है, ये है। अब हम इस गाउसियन पृष्ठ से होकर जाने वाले, सपोज दैट कि इधर से निकलने वाला φ1 है फ्लक्स, इधर से निकलने वाला फ्लक्स जो है φ2 है, और इस एरिया से, ये जो लंबी वाली वक्री एरिया है, इधर से निकलने वाला फ्लक्स जो है φ3 है। तो टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा इस गाउसियन पृष्ठ, इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ से टोटल फ्लक्स निकलने वाला φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। लेकिन φ3 इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों φ3 इज इक्वल टू 0 होगा? क्योंकि यहां पर जब हम एरिया वेक्टर देखेंगे, यहां पर एरिया वेक्टर, ये देखिए, यह जो है कोई छोटी सी एरिया यहां पर ले लेंगे, इसको यदि हम ds ले लें, इस एरिया को यदि हम ds मान लें, तो इसकी डायरेक्शन वेक्टर ds हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है यह वेक्टर E इस डायरेक्शन में होगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो φ3 इज इक्वल टू E ds cos 90। cos 90 की वैल्यू जो है 0 होती है, इसलिए φ3 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। आप यहां पर समझ गए। लेकिन यहां पर φ2 इज इक्वल टू हो जाएगा E ds cos 0। φ2 इज इक्वल टू हो जाएगा E ds cos 0 इज इक्वल टू E ds। यहाँ पे एरिया E है और इलेक्ट्रिक एरिया ds है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है। इसी तरीके से यहाँ पर φ1 इज इक्वल टू निकालेंगे तो यह भी हो जाएगा E ds cos 0 डिग्री लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा E ds, ये φ1 इज इक्वल टू। अब क्या
लिखेंगे इसके अंदर, इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश होगा। इसकी एरिया ds है तो और पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा है, तो सिग्मा इंटू ds कल बताया गया था। तो यहां पर लिखा जाएगा बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश बराबर सिग्मा ds। अब गॉस की प्रमेय से सीधे फार्मूला लिखते हैं। राइट हैंड साइड में देखिए मैं कैसे लिखते जा रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में कैसे लिखते जा रहा हूँ। बस केवल आप वैल्यू पुट करते जाइए, आपको इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आ जाएगा। कैसे होगा ये? गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से यहां पर आप लिखते हैं फाई एस इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यहां पर क्यू की वैल्यू जो है, कुल आवेश यहां पर क्यू इज इक्वल टू है, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ds अपान एप्सिलॉन नॉट। फाई एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, जो इधर से निकल रहा है, बाहर से निकल रहा है, बाहर से समस्त निकलने वाले को हमने फाई 3 मान रखा है। तो यहां पर फाई एस की वैल्यू हो जाएगी फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 एंड द वैल्यू ऑफ फाई 3 इज इक्वल टू 0 बिकॉज़ आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू हियर कि फाई 3 की वैल्यू 0 क्यों है। तो फाई 1 की वैल्यू कितनी है? eds है। फाई 2 की फाई 1 है ना, तो ये फाई 1 की वैल्यू eds है और फाई 2 की वैल्यू eds है। तो यहां पर हो जाएगा eds प्लस eds इज इक्वल टू सिग्मा ds अपान एप्सिलॉन नॉट। ये ds से डिवाइड कर दीजिए, e और e 2e हो जाएगा। 2 इज इक्वल टू 2e इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट और e इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यह फार्मूला हो गया फील्ड नियर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट। ये एक समान आवेशित समतल चादर के निकट। यह आप देख रहे हैं कि इस फार्मूले में E डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस r। इस दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निर्भर नहीं करती है, अर्थात किसी सीट के, किसी चार्ज सीट के इर्द गिर्द अगल बगल वाली एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान होता है और वह होता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अगले टर्न पर गोलीय कोश पर आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कैलकुलेशन कराया जाएगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में, और भी एक दो एग्जाम्पल्स कराए जाएंगे। उसके बाद यह चैप्टर समाप्त होगा। थ्योरेटिकली फिर न्यूमेरिकल आप कहेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व कराया जाएगा।